Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh from Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today we are going to deliver the fourth lecture on the topic different levels of instructional objectives related to the course Teaching Skills for Higher Education. आज हम लोग चौथे व्याख्यान की तरफ चल रहे हैं जिसका शीर्षक है अनुदेशात्मक उद्देश्यों के विभिन्न स्तर। यह कोर्स उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल पर केंद्रित है। हम इसके विभिन्न विषय वस्तु को इस प्रकार से देख सकते हैं जिसमें कि 6 भागों में ये प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावना, संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावात्मक डोमेन, अंतःक्रियात्मक डोमेन और उसके उपरांत इसके महत्व एवं समरी पर केंद्रित किया जाएगा। अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। Basically there are 6 parts in this lecture focused on introduction, cognitive domain where revised Bloom's taxonomy presented in the year 2001 has been focused in brief, then affective domain followed by psychomotor domain and summary and importance of this particular skill. Then conclusion has been given at the end. Now to begin with the introduction. Instructional objectives guide the teaching learning process. It means that ultimately all instructional objectives are focused on ensuring a very harmonious environment of teaching and learning. They are very useful in guiding the overall teaching learning process and ensuring achievement of proper goals of teaching and learning. Bloom's taxonomy given in 1956 and the revised taxonomy given in 2001 categorize learning objectives in these 3 major learning domains. First of these domains is cognitive domain, which is focused on knowledge and thinking abilities of the individuals. Second is affective domain, which is focused on attitude and emotions of the individual. And third one is psychomotor domain, which is basically focused on variety of physical skills and actions to be performed by the individuals. हम ये कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य समग्र रूप से पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियमन करते हैं एवं उसके लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। एक सुगम एवं लक्ष्य केंद्रित परिवेश का निर्माण करने के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की अहम आवश्यकता होती है। बेंजामिन एस ब्लूम ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को आधुनिक शिक्षा जगत में आमतौर पे उपयोग में लाया जाता है। ब्लूम ने 1956 में एवं पुनः 2001 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत मूल रूप से 3 मुख्य भागों में इन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्रस्तुत किया जाता है। पहला भाग संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक से तात्पर्य है जो व्यक्ति के विचार करने, सोचने एवं ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा भाग भावात्मक पक्ष पर केंद्रित है जिसका मूल भाग व्यक्ति के भावों से संबंधित है एवं उसके दृष्टिकोण के निर्माण से संबंधित है। तीसरा भाग क्रियात्मक पक्ष पर केंद्रित है जिसका मूल उद्देश्य
विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को भौतिक रूप से संपन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शिक्षा की समूची प्रक्रिया में इन तीनों ही पक्षों को व्यवस्थित रूप से सम्मिलित करते हुए यदि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखा जाता है और विभिन्न क्रियाओं को संचालित किया जाता है तो निश्चित ही कक्षा परिवेश को बेहतर बनाया जा सकता है और विद्यार्थी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। दूसरे भाग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष जो है जिसके अंतर्गत चिंतन एवं ज्ञान के निर्माण के पक्ष सम्मिलित हैं, उसके विभिन्न प्रकार के स्तर क्या हैं। विभिन्न स्तरों को इसमें मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जो कि ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर, अनुप्रयोगात्मक स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, संश्लेषणात्मक स्तर एवं मूल्यांकन स्तर से संबंधित हैं, जिनको यहाँ क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दर्शाया गया है एवं एक सीढ़ी नुमा स्तर के रूप में दिखाया गया है। इन सभी का अपना विशेष महत्व है। जैसे मूल रूप से हम ये देखते हैं कि ज्ञान के निर्माण का जो प्रारंभिक स्तर है, जो कि रोट मेमोराइजेशन और रिकॉल से संबंधित है, वह एक तरह से प्रथम पायदान के रूप में काम करता है। उसके बाद चीजों की व्याख्या करना, उनको सरल रूप से परिवर्तित करके अपने भाषा में प्रस्तुत करना, यह बोध से संबंधित है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज को कहीं प्रस्तुत करना, किसी समस्या का समाधान करना, विभिन्न प्रकार की गणनाओं में सक्षम होना, यह सब अनुप्रयोग से संबंधित है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि एक दूसरे में तुलना करना, अंतर स्पष्ट करना, संगठित करना, यह विश्लेषण से संबंधित है और यह तभी संभव है जब किसी एक समग्र चीज को हम उसके विभिन्न भागों में बांट करके और उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण के उपरांत ही हम संश्लेषण की तरफ जा सकते हैं, जिसमें नए प्रकार के प्रतिमानों को बनाना, नई प्रकार के घटकों को समन्वित कर करके किसी नए रूप को प्रदान करना। इसलिए इसको सृजनात्मक स्तर भी कहा गया है। और अंतिम पावदान पे हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेना या निर्णय प्रस्तुत करना, यह सम्मिलित है इसके अंतर्गत। तो हम इन 6 स्तर को कक्षा में व्यवस्थित तरीके से, क्रमवार तरीके से शिक्षक उपयोग कर सकता है एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। In a nutshell, we can say that the cognitive domain, which is ultimately related with the knowledge and thinking of the student, is basically categorized into 6 sequential steps, starting from the first, that is knowledge level, which includes recall information and includes something to identify, to define, to list and match, etc. Then comes the second level, that is the comprehension level, which includes understanding meaning. It will include explaining things, summarizing things, translating things. And the third level, which is related with the solution of various types of problems in day-to-day life, that is known as application level, which uses knowledge in new situations. It means individual is enabled to solve, demonstrate and compute several things. Then comes the analysis level, which means to break down information, means compare, differentiate and organize. And then comes the synthesis level, or the ability to create, that will include to develop new ideas, that is to design, to compose and to formulate. And the highest level, or the topmost level, that is the 6th level, is known as evaluation. It means individual is enabled to make judgments. It means he is able to assess, he is able to justify and he is able to conclude
And on the whole, we can say that by utilization of different levels of this domain, teacher is able to lead his class to the best development of the learners and the knowledge. So learners, let us proceed to the revised Bloom's taxonomy, which was given by Benjamin S. Bloom in 2001. It focuses on active learning and assessment. It means the behavior of the learner is more emphasized, and we can identify the changes in various types of activities of the learner. The major changes which are proposed in revised Bloom's taxonomy are as follows. Number one is nouns to verbs have been used. It means for emphasizing actions, more use of verbs have been identified. Second part is synthesis. Synthesis has been changed to creating, because ultimate motive of synthesis is to create. And third part is there is a slight change in the hierarchy, and that emphasizes like this: first let us remember, then understanding, after that comes the application, after application comes analysis, and after analysis comes evaluation, and finally comes creation. It means at the topmost level there is an interchange between evaluation and creation. After we evaluate, then only we can enter the arena of creation. For example, instead of just memorizing facts, students must apply and analyze different types of facts in their day-to-day life. Here we can say in Hindi that the revised Bloom's taxonomy presented in 2001 goes like this. तो परिवर्तित ब्लूम के वर्गीकरण को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहारों में आकलन करने पर विशेष रूप से अधिगम के उपरांत क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को क्रियात्मक रूप में यहाँ पर केंद्रित किया गया है। जो मूलभूत परिवर्तन है प्रकार से हैं। पहला परिवर्तन है कि संज्ञाओं की जगह क्रियाओं का उपयोग किया गया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के संदर्भ में क्रियात्मक रूप से उनकी प्रस्तुति आवश्यक है। दूसरा पक्ष जो है, संश्लेषण शब्द को बदल करके सृजन से उसको परिवर्तित किया गया है। सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विश्लेषित पक्षों को मूल्यांकित करके और नए प्रकार के सृजन कर सकता है। तीसरा पक्ष जो है, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों के क्रम में परिवर्तन से है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि याद करना या रिमेंबरिंग के बाद बोध या अंडरस्टैंडिंग का उपयोग किया गया है। तदुपरांत एप्लीकेशन या अनुप्रयोग का उपयोग किया गया है। तदुपरांत हम देख सकते हैं कि एनालिसिस या विशेष प्रकार से विभिन्न घटकों में बांट करके पक्षों को विश्लेषित करने की बात कही गई है। तदुपरांत इवैल्यूएशन या मूल्यांकन को केंद्रित किया गया है, एवं सबसे शीर्ष स्तर पर मूल्यांकन के उपरांत सृजन अथवा क्रिएशन को स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि रिमेंबर से लेकर के प्रारंभिक दौर पे हम शुरू करते हैं एवं क्रिएशन तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ ये भी पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के तथ्यों को याद करना तो आवश्यक ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको व्यक्तिगत जीवन में बोध के उपरांत उतारना, विश्लेषित करके नए चीजों का सृजन करना अत्यंत आवश्यक है। अब तीसरे पक्ष की तरफ हम आते हैं, जिसमें कि हम भावात्मक पक्षों को यहाँ पे चिन्हित करेंगे। दिस इज नोन एज अफेक्टिव डोमेन, which is related with the emotional learning and values of the individual.
It focuses on attitudes, emotions, and values. There are 4 consecutive levels, or you can say that key levels under this domain. The first part is receiving. It is related with awareness and attention, and we use certain verbs like follows, chooses, gives attention, and so on. Second level after receiving is responding. It includes reacting and participating in certain activities like he answers or she answers, he or she greets, he or she helps. After this second level comes the third level, that is valuing. Valuing includes developing personal values in day-to-day life. It means he or she is able to appreciate, to share, to respect. And then comes the fourth level, that is the commitment level. That includes integrating values into behavior of the student, and it will lead to different types of actions, different types of listenings, different types of synthesizations. It means when we start from receiving, we sequentially proceed to responding, valuing, and commitment. But in the real process, you will find that these different levels are simultaneously used by different students in the process of achieving the goals of education. हम समग्र रूप से ये भी कह सकते हैं कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत मूल रूप से अपने भावों में परिवर्तन, मूल्य प्रदान करना और अपने दृष्टिकोण में प्रदान करने, दृष्टिकोण को परिवर्तित करने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 4 पक्षों पर केंद्रीकरण किया जाता है, जिसमें ग्राह्यता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने को जागरूक बनाता है, विभिन्न प्रकार के पक्षों पर केंद्रित करता है, जैसे विभिन्न चीजों का वो अनुकरण करने लगता है, वो चुनाव करता है एवं वह ध्यानाकर्षण करता है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि ग्राह्यता के उपरांत वह अंतःक्रियाएं देता है, ही रिस्पॉन्ड्स से या अंतःक्रिया से तात्पर्य है या क्रिया से यहाँ पे तात्पर्य है कि वह सहभागिता करता है, अपनी बातें कहता है, विभिन्न प्रकार के उत्तरों को देता है, अभिवादन करता है, दूसरों का सहयोग करता है। तात्पर्य है कि उसकी क्रियाओं में यह ग्राह्यता अब परिलक्षित होने लगती है। तीसरा स्तर जो है मूल्य प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर के मूल्यों का निर्माण करता है, वह विभिन्न चीजों की प्रशंसा करता है, उनको बांटता है, उनका आदर करता है और इस प्रकार से फिर वो समर्पण की तरफ पहुंचता है, जिसे हम चौथे स्तर के रूप में देखते हैं, कमिटमेंट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के चिन्हित मूल्यों को अपने व्यवहार में वो प्रदर्शित करने लगता है। वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपने चुनावों और अपनी सहमतियों के अनुरूप करने लगता है। वह ध्यानपूर्वक सुनता है, विभिन्न चीजों को संश्लेषित करता है और किसी एक निश्चित प्रकार के लक्ष्य को वह प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो मूल्य निर्माण की क्रिया में इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चौथे पक्ष के रूप में हम ये देखते हैं साइकोमोटर डोमेन आता है। दिस डोमेन इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद स्किल डेवलपमेंट, हेंस this is also known as psychomotor domain, and it focuses on the activities like physical movement, coordination of different actions, and execution of different types of skills. There are key levels, 3 key levels under this domain. Number 1 is imitation. Imitation, you can see in the figure, in the diagram given on the left side. Imitation includes observing and copying actions. The individual observes his surroundings and he copies various types of persons, people, and images, etc. He is able to construct, follow, and drill. Then comes the manipulation. In manipulation, he performs or she performs various types of skills independently, like he or she is able to assemble, they are able to sketch, they are able to weigh certain things. And then comes the precision. It means executing tasks accurately.
one is able to calibrate, one is able to build. इस डोमेन की महत्ता बढ़ जाती है। इस डोमेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भौतिक क्रियाओं का संपादन करना, समन्वय करना, उनको अपनी क्रियाओं में प्रदर्शित करना सम्मिलित है, जिसमें 3 प्रकार के स्तरों को हम फोकस कर सकते हैं। पहला है अनुकरण करना, जैसे कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नेचर में जैसे एक्शंस कर रहे हैं, उनको हम अवलोकित करते हैं और उनका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, जिसमें कि निर्मात्मक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को करना, दूसरों का अनुकरण करना, ये सब सम्मिलित होता है। दूसरा पक्ष है मैनिपुलेशन, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना, जैसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिला करके कुछ बनाना, कुछ स्केचेस को बनाना, किन्हीं चीज़ों का वजन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तीसरा प्रिसीजन या सटीकता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि सटीक रूप से प्रभावात्मक तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्यों को हम संपादित करते हैं, जिसमें हम निर्माण भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ये सब साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज why this particular skill is more useful. Domains and levels are very important in the process of teaching learning because they help us in the holistic development. Particularly, cognitive domain enables one to develop thinking and knowledge. The affective domain helps one to shape different types of values, different types of attitudes, and different types of emotions. The psychomotor domain enhances the physical and motor skills of the individuals. So we can say that not only memorizing things is important in life, but along with memorization, comprehending things is very important. Therefore, one should be able to develop thinking, develop his comprehensibility, develop his way of thinking. They should be able to value different types of things, handle one's own emotions in life. Hence, handling of our knowledge base is important, but equally important is handling of emotions. At the same time, if you think too much and do not do anything, or you are not able to do anything, it means you are lacking in motor skills or psychomotor abilities. So, for achievement of the aims in real life, the development of psychomotor abilities is also important. Hence, the holistic education process must include all the domains in the form of instructional objectives and learning outcomes. Then only will be able to ensure well-rounded development of the individual as envisaged in National Education Policy 2020 and develop a better India. तो हम समग्र रूप से कह सकते हैं, तीनों ही पक्षों को सम्मिलित करके ही हम व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के भाव, व्यक्ति के मूल्य, व्यक्ति की क्रियाओं में परिवर्तन करके उसका समग्र विकास कर सकते हैं, उसका बहुआयामी विकास कर सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, टू कंक्लूड, each domain level of instructional objectives is to be incorporated in the teaching lesson. A balanced combination of all the domains and levels ensures holistic classroom teaching learning. कक्षाओं में अधिगम शिक्षण को संतुलित रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी स्तर के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को सम्मिलित करें, तभी हमारी कक्षाएं समग्र कक्षाओं के रूप में होगी और हमारे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व एक समग्र बहुआयामी व्यक्तित्व होगा, जो कि भविष्य के भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंत में आप सभी इन सभी पक्षों पर सतत रूप से विचार करें, विचार करके और पुनः अपने भावों को संचालित करते हुए, अपने क्रियाओं को संचालित करते हुए अपना निर्माण करें।
जिससे हम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।